क्वेश्चन नंबर 12 देखा था। तो क्वेश्चन नंबर 12 की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी। अब हम लोगों को यहाँ पर इसमें 2.1 में क्वेश्चन नंबर 13 जो ऑप्शनल है और क्वेश्चन नंबर 2.1 ये भी हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 में से हमें सही आंसर, करेक्ट आंसर इसमें चुनना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ इफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू वाई देन, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू वाई देन, मतलब मंशा क्या है सवाल की, क्या पूछ रहा है सवाल। पूरी प्रश्नावली हम लोगों ने लगा ली और यही काम कर रहे थे। बस फर्क ये है कि यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट होता था, अभी वेरिएबल है। तो अब हमें ये सोचना है, थोड़ा सा बड़ा मीनिंग सोचना पड़ेगा या थोड़ा सा बड़ा सेक्टर की तरफ सोचना पड़ेगा। x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है और उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। इस पे जब हम गौर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम लोगों ने जब चैप्टर शुरू किया था तो प्रिंसिपल वैल्यूज़ देखी थी, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक, कॉसेक, इन सब की जितने भी टेक्नोमेट्रिकल रेशियोज़ हैं या त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात, उन सब की हम लोगों ने वैल्यूज़ देखी थी, प्रिंसिपल वैल्यूज़ देखी थी कि साइन इनवर्स का डोमेन कहाँ से कहाँ तक हो सकता है और इसका कोडोमेन कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो प्रिंसिपल वैल्यूज़ को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। तो प्रिंसिपल वैल्यूज़ क्या होंगी यहाँ पर, अगर हम लोग साइन इनवर्स की बात करें तो जो साइन इनवर्स का डोमेन हमने आपको बताया था वो -1 से 1 के बीच में होता है। मतलब -1 और 1 के बीच की कोई भी वैल्यू होगी साइन इनवर्स उसकी वैल्यू देगा। और ये इसका कोडोमेन जो होता था साइन इनवर्स का वो -π/2 से π/2 के बीच में होता था। और ये भी ध्यान रखें कि ये दोनों क्लोज इंटरवल हैं। मतलब यहाँ जो भी x की वैल्यू होगी हमारे पास वो x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी और -1 और 1 भी हो सकती। यहाँ पर जो y की वैल्यू, अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो कुछ इस तरह से एक्सप्लेन होगा कि -1 इज से ग्रेटर देन होना चाहिए x को एंड लेस देन फॉर 1। सेम इसी तरह से अगर हम इसके कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन में जो हमारे पास y की वैल्यू मिलनी है वो -π/2 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए और π/2 से छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। दोनों क्लोज इंटरवल हैं। तो अब आप देखिए ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा। यहाँ y की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है, 0 और पाई क्लोज इंटरवल दिखा रही है। यहाँ पर जो y की वैल्यू है -π/2 से बड़ी या बराबर और π/2 से छोटी या बराबर, और साइन की प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स की कहाँ से कहाँ तक होती है, -π/2 से π/2 के बीच में। तो ये ऑप्शन करेक्ट है और बाकी सारे के सारे ऑप्शन रॉन्ग है। ये राइट, बाकी सब रॉन्ग। अब आगे देखते हैं। तो सिर्फ छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसमें। इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो ये है कि साइन इनवर्स -1 से 1 के बीच में होता है इसका डोमेन, और इसका जो कोडोमेन होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है। बस हम लोगों को इंटरवल पता होना चाहिए। ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल में हमेशा ये दोनों वैल्यूज़ ली जाती हैं। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू। अब ये 4 ऑप्शन है, किसके इक्वल है। सीधा सीधा जो हमने लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 में किया था, 11 में किया था, वही हमें इस क्वेश्चन में भी करना है। tan इनवर्स, अब देखिए tan इनवर्स की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करें, यहाँ देखते हैं tan इनवर्स की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या होती है। अगर हम थोड़ा सा अपनी मेमोरी पर जोर दें तो हम लोगों ने निकाला था ये π/3 की वैल्यू कर चुके हैं हम लोग, और अगर नहीं है तो आप निकाल लीजिएगा, एक बार कोशिश जरूर करिएगा। सेक इनवर्स को देखते हैं। सेक इनवर्स की वैल्यू हम निकाल के आपको बता रहे हैं। लेट किया थीटा, सेक इनवर्स -2 इक्वल्स टू थीटा, देन सेक को उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा इक्वल्स टू -2, दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा सेक थीटा इक्वल्स टू 2। माइनस सेक थीटा कब होता है, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगता है, सेक
पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस सेक थीटा। अब आप ज़रा देखिए कि क्या माइनस सेक थीटा की जगह सेक पाई माइनस थीटा लिखा जा सकता है? बिल्कुल ऑब्वियसली बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सेक पाई वाई पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू, अच्छा 2, अब फिर दिमाग पर थोड़ा सा जोर देते हैं और देखते हैं कि भाई सेक थीटा अगर इस पूरा थीटा है तो सेक थीटा में 2 किसकी वैल्यू होती है? तो हमें मालूम है कि सेक थीटा में ये वैल्यू जो होती है इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं सेक 30, यानी सेक पाई बाई 3। देन दोनों तरफ से चूंकि सेक फंक्शन है तो सेक को हटा सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3। थीटा को उस तरफ ले जाइए, पाई बाई 3 को यहाँ ले आइए। जो हमारा क्वेश्चन है उसमें पुट करके देखते हैं। यहाँ देखिएगा ज़रा कॉर्नर पर इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करते हैं। देखिए अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें, tan इनवर्स tan इनवर्स रूट 3 की वैल्यू है हमारे पास पाई बाई 3 है। और यहाँ देखिएगा सेक इनवर्स माइनस 2 की वैल्यू अभी फाइंड की हम लोगों ने। सेक इनवर्स माइनस 2 की वैल्यू यहाँ आई है। देखिए थीटा की जगह अगर हम लोग ये लिख दें सेक इनवर्स माइनस 2 इक्वल्स टू, सेक इनवर्स माइनस 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई बाई 3। अब इस 2 पाई बाई 3 को भी उठाकर हम लोग यहाँ रख देते हैं। देखिए tan इनवर्स अंडर रूट 3 की वैल्यू यहाँ से आ गई, सेक इनवर्स माइनस 2 की वैल्यू ये निकली हुई है, दोनों को रख। देखिए इसमें हम लोगों ने पाई बाई 3 में से 2 पाई बाई 3 यहाँ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस पाई बाई 3 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल को ज़रा गौर से देखिएगा, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ हमको tan इनवर्स अंडर रूट 3 की वैल्यू निकालनी है और सेक इनवर्स माइनस 2 की वैल्यू निकालनी है और दोनों को रख देना है। देखो भैया अगर हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाल ली और इसमें रख दी तो सीधा सीधा इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। लेकिन अगर हम लोग यही नहीं जानेंगे कि tan इनवर्स रूट 3 की वैल्यू क्या होती है तो 100 खपरियन हो जाओ तो इसकी वैल्यू ना करें, सीधी सीधी बुंदेलखंडी में। अगर आपको इसकी वैल्यू चाहिए है तो आपको यहाँ मेमोराइज करना पड़ेगा tan इनवर्स अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है, या पहले आप क्वेश्चन करें और फिर क्वेश्चन इतनी बार करें कि ये आपको मेमोराइज हो जाए। इसकी वैल्यू भी आपको निकालने में इतना टाइम खर्च ना करना पड़े, फटाक से इसकी वैल्यू आपके दिमाग में आ जाए, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन में सिर्फ ये वैल्यू होती है समय की। अगर आप यहाँ पर समय बचा सकते हैं तो आप फास्ट अगले क्वेश्चन में जहाँ पर आप थोड़ा सा उलझ जाएं वहाँ पर टाइम को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो टाइम बचाने की कोशिश करिएगा। ऑप्शनल क्वेश्चन में सिर्फ आंसर से लेना देना होता है, लेकिन क्वेश्चन आंसर याद करके कभी नहीं लग सकता। तो इसीलिए कोशिश ये करिएगा कि प्रैक्टिस के बेस पर मेमोराइजेशन का काम हो, ना कि सीधा रटंत विद्या। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे, खुद को धोखा देंगे। कोशिश करें कि मेमोराइज अपने आप नेचुरल तरीके से, जब आप बार बार किसी सवाल की प्रैक्टिस करते हैं तो वो सवाल नेचुरली आपको मेमोराइज हो जाता है। जब मेमोराइज हो जाएगा तो ये छोटे छोटे से स्टेप्स अपने आप आपको मेमोराइज हो जाएंगे। आपने श्रीनिवास रामानुज जी का नाम सुना होगा। मेरा खुद का ये मानना है कि बहुत अर्ली एज में श्रीनिवास रामानुज जी का देहांत हो गया था टीबी के रोग से। यदि वो जीवित होते तो आज आइंस्टीन की थ्योरीज को चैलेंज कर रहे होते। ऐसा क्यों हुआ? श्री रामानुज जी जो थे, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था उन्हें। उन्होंने बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियंस की किताबों को उपन्यास की तरह पढ़ लिया था और इस तरह पढ़ा था कि बहुत सारी थ्योरीज श्री रामानुज जी के माइंड में
सेट हो गई थी, मेमोराइज हो गई थी। जब भी किसी चीज़ की वैल्यू निकालने की बात आती तो रामानुज जी को कुछ सेकंड लगते थे और वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे देते थे। इस पर उनका कई बार उपहास भी किया गया कैम्ब्रिज में और यूनिवर्सिटीज़ में, जब उनको बुलाया गया बोर्ड पर और उन्होंने किसी 4 पेज की थ्योरम्स को 2 लाइन में कंप्लीट करके लिख दिया, तो लोग हंसा करते थे कि इन्होंने आंसर को मेमोराइज़ कर रखा है। लेकिन ऐसा नहीं था। श्री रामानुज जी से जब इसका एक्सप्लेनेशन मांगा जाता था तो वो यही कहते थे, गॉड गिफ्टेड, परमात्मा ने कर दिया, आंसर परमात्मा ने बता दिया। कि ऐसा नहीं था। श्री रामानुज जी के दिमाग के अंदर कैलकुलेशन इतना फास्ट होता था, थ्योरम्स इतनी तेज़ी से उन्होंने मेमोराइज़ कर रखी थी कि सारी की सारी थ्योरम्स लगाने के बाद कंक्लूज़न पर दिमाग पहुंचता था और एक मिरेकल था। ये ईश्वर का एक चमत्कार था श्री रामानुज जी का दिमाग। इसलिए उनकी जो बायोग्राफी है, ए मैन हु नोज़ इन्फिनिटी, एक ऐसा व्यक्ति जो अनंत को जानता है। तो दोस्तों, रामानुज जी ने जो रास्ता बताया है मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को, तो यही है, इतना प्रैक्टिस करिए कि सवाल का या क्वेश्चंस का जो एल्गोरिज्म है वो दिमाग के अंदर फ्रीज़ हो जाए, दिमाग उसे मेमोराइज़ कर ले। तब आप देखेंगे कि गणित बेहद सिंपल सब्जेक्ट है और आप भी एक चमत्कारिक शक्ति बन के उभरेंगे ईश्वर की। धन्यवाद।